बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है स्टील एंड रॉट एलॉयज़। प्रीवियसली जो हमने दो एलॉयज़ की कैटेगरी डिस्कस की हैं वो हैं नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़। नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को डिस्कस करते हुए हमने समझा था कि ये दोनों जो एलॉयज़ की कैटेगरीज होती हैं इन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, और वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कास्ट रेस्टोरेशन बनाई जाती है इन एलॉयज़ से उन्हें डेंटल कास्टिंग कहा जाता है। उससे भी हमने डिटेल में और थॉरली कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। यानी कि अभी तक हमने जितने भी मेटल्स एंड एलॉयज़ पढ़े थे वो हमने पढ़े थे वो मेटल्स एंड एलॉयज़ जिन्हें यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, जो कि कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं। तो कास्टिंग के प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल थे और वो एलॉय जो कि कास्टिंग के प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एलॉय की कैटेगरी है स्टील एंड रॉट एलॉयज़, ये वो एलॉय की कैटेगरी है जिसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है, यानी कि ये कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ नहीं की जाती, इन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो एलॉय की कैटेगरी है रॉट एलॉयज़, ये क्या होते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से रॉट एलॉयज़ जो हैं वो डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो इसलिए हमारे इस लेक्चर को ऑब्जेक्टिव भी यही समझना है कि रॉट एलॉयज़ क्या होते हैं, कौन कौन से रॉट एलॉयज़ डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, रॉट एलॉयज़ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी क्या एप्लीकेशन है डेंटिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं रॉट एलॉयज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को कि रॉट एलॉयज़ किस तरह के एलॉयज़ को कहा जाता है। और रॉट एलॉयज़ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले यहाँ पे कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने मेटल्स एंड एलॉयज़ का जो बेसिक लेक्चर किया था जिसमें हमने मेटल्स एंड एलॉयज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, उसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो इस लेक्चर में बार बार रिपीट होंगे। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं किया हुआ है और आप डायरेक्ट ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो वाला लेक्चर सही से सुन लें और फिर इस लेक्चर को सुने, वरना इस लेक्चर में बताए हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो रॉट एलॉयज़ को समझने के लिए यहाँ पे जो हम एक बहुत ही प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड एलॉयज़ को शेप करने के लिए डेंटिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि 3 तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। वो थे डेंटल कास्टिंग, कोल्ड वर्किंग और अमेलगमेशन। डेंटल कास्टिंग का प्रोसेस जिसके थ्रू मेटल एलॉय को शेप किया जाता है और कास्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से कास्टिंग मशीन्स यूज़ की जाती हैं, सारी चीज़ें हम कास्टिंग से रिलेटेड उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि एक जो टेक्निक है डेंटल कास्टिंग जिसके थ्रू मेटल्स या एलॉयज़ को शेप किया जाता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो मेथड है जिसके थ्रू मेटल्स या एलॉयज़ को शेप किया जाता है वो है अमेलगमेशन का। अमेलगमेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने जो था वो मेटल्स एंड एलॉयज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। वो अमेलगमेशन जो शेपिंग टेक्निक है जिसमें एलॉय को शेप किया जाता है उसमें बेसिकली ये किया जाता है कि मेटल्स एंड एलॉयज़, मेजॉरिटी जितने भी मेटल्स एंड एलॉयज़ हैं ये सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 2 मेटल्स जो कि हैं मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम के अलावा जितने भी मेटल्स एंड एलॉयज़ हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। सिर्फ ये 2 मरकरी और गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अमेलगमेशन टेक्निक में मरकरी और गैलियम की इसी प्रॉपर्टी का जो है वो एडवांटेज लिया जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी का? या इस प्रॉपर्टी का, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, इनकी इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है। और अगर रूम टेम्परेचर पे आप मरकरी या गैलियम को किसी भी दूसरे मेटल या एलॉय के पाउडर के साथ मिक्स करते हैं तो जब आप मिक्स करते हैं तो इनिशियली एक प्लास्टिक मास फॉर्म होता है, बाद में वो मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन इनिशियली जब आप किसी भी मेटल या एलॉय के पाउडर को लिक्विड मरकरी और गैलियम पे जब रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं तो इनिशियली एक प्लास्टिक मास फॉर्म होता है। वो प्लास्टिक मास आप समझें कि एक बहुत ही मोल्डेबल फ्लेक्सिबल सा एक मास होता है जिसे आप जहाँ पे भी प्लेस करेंगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। तो जब भी किसी मेटल या एलॉय के पाउडर को आप रूम टेम्परेचर पे मरकरी या गैलियम के साथ मिक्स करते हैं तो एक प्लास्टिक मास जो है वो फॉर्म होता है
उस प्लास्टिक मास को आप जहाँ पे भी प्लेस करेंगे वो वहीं की शेप एक्वायर कर लेता है। तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें आप इस तरह से मेटल एलॉय को शेप करते हैं, यानी कि उसके पाउडर को मिक्स करते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मरकरी और गैलियम के साथ, और जो प्लास्टिक मास बनता है उसे आप प्लेस कर देंगे जहाँ पे भी, वो वहाँ पे उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। इस शेपिंग टेक्निक को अमेलगमेशन कहा जाता है। और ये जो अमेलगमेशन की शेपिंग टेक्निक है इसे डेंटिस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है डेंटल अमेलगम फिलिंग मटेरियल में। जब हम डेंटल अमेलगम फिलिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस अमेलगमेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अमेलगम को डेंटल अमेलगम जो फिलिंग मटेरियल होता है उसे शेप करने के लिए और कैविटी में प्लेस करने के लिए। तो दूसरी जो टेक्निक हो गई जिसके थ्रू मेटल या एलॉय को शेप किया जाता है वो है अमेलगमेशन। तो कास्टिंग और अमेलगमेशन के बाद तीसरी जो टेक्निक है जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ की जाती है मेटल या एलॉय को शेप करने के लिए, वो है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग का कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत डिटेल में मेटल्स एंड एलॉयज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कवर किया है, और बहुत से इसके कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं रॉट एलॉयज़ के पर्सपेक्टिव से, वो हम ऑलरेडी वहाँ पे डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वहाँ से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें, फिर आगे का लेक्चर जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करें। तो तीसरी टेक्निक जो है जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ की जाती है एलॉयज़ को शेप करने के लिए, वो है कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मेटल्स या एलॉय को शेप किया जाता है। कोल्ड वर्किंग में मेटल्स या एलॉय को शेप किया जाता है लो टेम्परेचर पे, जो कि होता है यूजली रूम टेम्परेचर पे। और किस तरह से शेप किया जाता है, उनको मैकेनिकली शेप किया जाता है। तो कोल्ड वर्किंग का हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करेंगे कि कोल्ड वर्किंग की डेफिनेशन में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हुए हैं कि कोल्ड वर्किंग में आप मेटल या एलॉय को मैकेनिकली शेप करते हैं लो टेम्परेचर पे, और जो कि यूजली होता है रूम टेम्परेचर। मैकेनिकली शेप करने का मतलब ये है कि शेप करने का मतलब ये है कि आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने जो था वो टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच हो गया जो है वो एलॉय, तो स्ट्रेच जो हुआ है वो क्या हुआ कि उसकी शेप चेंज हो गई है। और मैकेनिकली शेप करने का मतलब ये होता है कि आपने मैकेनिकली यानी फोर्स अप्लाई करके जो है वो एलॉय या मेटल की शेप चेंज की है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई मेटल या एलॉय है और आप उस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से वो इलोंगेट हो जाता है, तो ये कोल्ड वर्किंग कहलाती है। यानी कि अगर आपने लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे किसी एलॉय को स्ट्रेच किया है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई की है जिसकी वजह से वो इलोंगेट हो गया है, तो यानी कि आपने मैकेनिकली शेप किया है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके उसे जो है वो इलोंगेट किया है। तो ये जो शेपिंग टेक्निक होती है या मेथड होता है इसे कोल्ड वर्किंग कहा जाता है, जिसमें आप मैकेनिकली शेप करते हैं मेटल या एलॉय को लो टेम्परेचर पे, जो कि प्रेफरेबली जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। और ये जो लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर होता है ये हमेशा उस एलॉय के क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो होता है, यानी कि वो मेटल या एलॉय जिस पे आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं और वो हमेशा लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे की जाती है, और वो उस एलॉय के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो होनी चाहिए हमेशा। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे बिलो जो होता है वो आप मेटल या एलॉय को कोल्ड वर्क कर सकते हैं, और उससे अबव जो है वो कोल्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये रॉट एलॉय से बहुत ही क्लोज है ये वाला कॉन्सेप्ट। हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी एलॉय पे कोल्ड वर्किंग की जाती है तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने किसी एलॉय पे कोल्ड वर्किंग की यानी कि उसे मैकेनिकली शेप किया, उसे कंप्रेस कर दिया, कंप्रेसिव फोर्स लगा के या टेंसाइल फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच कर दिया या बेंड कर दिया, तो जब भी आप किसी भी मेटल या एलॉय पे कोल्ड वर्किंग करते हैं तो कोल्ड वर्किंग के रिजल्ट में ये होता है कि एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और डिसलोकेशंस जो होती हैं वो कंसंट्रेट हो जाती हैं ग्रेन बाउंड्रीज पे। लेकिन जो सबसे मेन इफेक्ट आता है वो किसका आता है कि जब एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो इसकी वजह से जो उस मेटल या एलॉय की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, स्पेसिफिकली उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस और उसकी यील्ड स्ट्रेस, ये तीनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं।
तो इसीलिए कोल्ड वर्किंग को वर्क हार्डनिंग भी कहा जाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मेटल या एलॉय का वो टेम्परेचर होता है जिससे बिलो आप कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी एलॉय को आप कोल्ड वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो 45 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर आपने इसे 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो है वो कोल्ड वर्किंग की है तो वो आराम से वर्क हार्डनिंग हो जाएगी, वो कोल्ड वर्किंग हो जाएगी उसमें, और उसका एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई की थी तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, अगर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई की थी तो वो प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर उस एलॉय का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 45 था और आपने जो था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड वर्किंग करने की कोशिश की, यानी कि आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई की और उसे स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या होगा कि वो एलॉय स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन आप उससे कोल्ड वर्किंग इसलिए नहीं कह सकते कि उसका जो एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा वो फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। एलॉय अपनी शेप तो चेंज करेगा लेकिन एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी इम्प्रूव नहीं होती मटेरियल के। तो इसीलिए जो है वो कोल्ड वर्किंग को अगर प्रॉपरली आप डिफाइन करें तो इस तरह से करेंगे कि कोल्ड वर्किंग वो टेक्निक है या वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेटल या एलॉय को मैकेनिकली शेप किया जाता है लो टेम्परेचर पे, जो कि प्रेफरेबली रूम टेम्परेचर होता है मोस्ट ऑफ द एलॉयज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है, इसलिए लो टेम्परेचर का वर्ड यूज़ किया जाता है कि लो टेम्परेचर पे मैकेनिकल शेपिंग की जाती है और वो टेम्परेचर होता है उस मेटल या एलॉय के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो। आई होप कि यहाँ पे आपको कोल्ड वर्किंग का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने वाले हैं रॉट एलॉयज़ का, और वो है कोल्ड वर्किंग से रिलेटेड कि जब भी आप किसी मेटल या एलॉय पे कोल्ड वर्किंग करते हैं तो कोल्ड वर्किंग करने के बाद जो उस मेटल या एलॉय का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक्वीएक्स ग्रेन स्ट्रक्चर फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्लोकेशन कंसंट्रेटेड हो जाती है ग्रेन बाउंड्रीज पे, यानी कि मेटल एलॉय का जो स्ट्रक्चर होता है कोल्ड वर्किंग के बाद उसे रॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि जिस भी मेटल या एलॉय पे जब आप कोल्ड वर्किंग कर देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जो वो स्ट्रक्चर होता है उसका कोल्ड वर्किंग के बाद उसे रॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ऐसे एलॉयज़ जिनका रॉट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि किन एलॉयज़ का रॉट स्ट्रक्चर होगा जिन पे आपने कोल्ड वर्किंग की है, तो ऐसे एलॉयज़ जिनका रॉट स्ट्रक्चर होता है उन्हें रॉट एलॉयज़ कहा जाता है। तो जहाँ पे भी रॉट एलॉयज़ का वर्ड यूज़ होगा तो आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये एक ऐसे एलॉय की बात कर रहे हैं जिसे कोल्ड वर्क किया गया है, यानी कि उसकी मैकेनिकली शेपिंग की गई है जिसकी वजह से उसका रॉट स्ट्रक्चर है और हम उससे रॉट एलॉय कह रहे हैं। क्योंकि रॉट स्ट्रक्चर किसका कहलाता है कि जब भी आप किसी मेटल या एलॉय को मैकेनिकली शेप कर देते हैं, यानी कि उसकी कोल्ड वर्किंग कर देते हैं, वर्क हार्डनिंग कर देते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और वो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो, और उस टाइम पे जो उसका स्ट्रक्चर होता है कोल्ड वर्किंग करने के बाद उसे रॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ऐसे एलॉयज़ जिनका रॉट स्ट्रक्चर होता है उन्हें रॉट एलॉयज़ कहा जाता है। यानी कि रॉट एलॉयज़ वो एलॉयज़ होते हैं जिन पे कोल्ड वर्किंग की गई होती है, यानी कि जिन पे आप कोल्ड वर्किंग कर चुके होते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको कोल्ड वर्किंग, रॉट स्ट्रक्चर और रॉट एलॉयज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेंटिस्ट्री में कौन कौन से रॉट एलॉयज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेंटिस्ट्री में रॉट एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं वो है स्टील और स्टेनलेस स्टील, जिसे हम सबसे ज़्यादा इस लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो जो रॉट एलॉयज़ डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो हैं गोल्ड एलॉयज़, निकल टाइटेनियम एलॉयज़, कोबाल्ट क्रोमियम निकल एलॉयज़ एंड बीटा टाइटेनियम एलॉयज़। अब हम डिस्कस करते हैं कि रॉट एलॉयज़ को डेंटिस्ट्री में किन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने जो दो एलॉयज़ की कैटेगरी पढ़ी थी, नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़, इन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता था कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, यानी कि इनलेस, ऑनलेस, ओवरलेस, ब्रिज, क्राउन, कास्ट पार्शल लिंचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो रॉट एलॉयज़ की कैटेगरी होती है इन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स और बर्ड्स बनाने के लिए, वाइट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डेंचर
का जो एक कंपोनेंट होता है क्लेस्प, उसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंडोडोंटिक फाइल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और डेंचर बेसिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डेंचर बेसिस बनाने के लिए अब इन्हें यूज़ नहीं करते क्योंकि अब दूसरे मटीरियल्स ने रिप्लेस कर दिया है रॉट एलॉयज़ को। पहले जो था वो डेंचर बनाने के लिए जो था वो ये रॉट एलॉयज़ यूज़ किए जाते थे। कौन से किए जाते थे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रॉट एलॉयज़ की जो एप्लीकेशन है वो जो कास्टिंग एलॉयज़ थे, यानी कि नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़, उससे इनकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। रॉट एलॉयज़ को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, बर्स, वायर्स, क्लेस्प, एंडोडोंटिक फाइल्स, डेंचर बेसिस ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले रॉट एलॉय जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टील। स्टील जो है वो एलॉय है आयरन और कार्बन का, जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन हमेशा 2% से कम होती है। स्टील एलॉय में कार्बन की कंसंट्रेशन हमेशा 2% से कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब भी किसी एलॉय में कार्बन ऐड करते हैं तो कार्बन की एडिशन की वजह से उस एलॉय की ना सिर्फ हार्डनेस इंक्रीज होती है बल्कि ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो स्टील एलॉय होता है इस पर आपने कोल्ड वर्किंग करनी होती है, यानी कि जब भी आप इसे डिफरेंट डेंटल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं स्टील को, यानी कि अगर आपने इससे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इससे कोई बर बनाना है, कोई वायर बनानी है, तो इस स्टील एलॉय पे कोल्ड वर्किंग की जाती है। तो इसीलिए अगर इस स्टील एलॉय में कार्बन की कंसंट्रेशन 2% से ज़्यादा कर देंगे तो ये जो स्टील एलॉय होगा ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, और ब्रिटल जब ये स्टील एलॉय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर कोल्ड वर्किंग पॉसिबल नहीं रहेगी। इस पर कोल्ड वर्किंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी किसी मेटल या एलॉय पे कोल्ड वर्किंग कैसे की जाती है, उससे लो टेम्परेचर पे मैकेनिकली शेप किया जाता है, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है और उसकी शेप को चेंज किया जाता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस मेटल या एलॉय में मेलिबिलिटी या डक्टिबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, कि जब उस एलॉय में मेलिबिलिटी या डक्टिबिलिटी प्रेजेंट होगी, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप उसे डिफॉर्म कर सकते हैं परमानेंटली बगैर फ्रैक्चर किए हुए, तभी आप उससे कोल्ड वर्क के जरिए उसकी शेप को चेंज कर सकेंगे और उसे डिफरेंट डेंटल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो जब भी किसी एलॉय की अगर ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, तो ब्रिटल एलॉय क्या होते हैं, ब्रिटल मटीरियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मटीरियल्स होते हैं कि जब आप इन पे फोर्स लगाते हैं तो जितनी फोर्स ये टॉलरेट कर सकते हैं करते हैं, उसके बाद ये डायरेक्टली फ्रैक्चर हो जाते हैं। इनको परमानेंट डिफॉर्मेशन इनमें नहीं प्रोड्यूस होती, ये डायरेक्टली फ्रैक्चर होते हैं। तो अगर स्टील के एलॉय में कार्बन की कंसंट्रेशन 2% से ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्टील बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो जब स्टील बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा तो इस पर कोल्ड वर्किंग पॉसिबल नहीं रहेगी, और कोल्ड वर्किंग नहीं कर सकेंगे तो इसे बहुत सी डेंटल एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए जो स्टील जो कि एक एलॉय है आयरन और कार्बन का, इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन हमेशा 2% से कम रखी जाती है, ताकि ये जो स्टील एलॉय है ये ज़्यादा ब्रिटल ना हो और इस पर कोल्ड वर्किंग की जा सके। स्टील एलॉय का एक जो सबसे डिफरेंट पॉइंट है जो कि इसे बाकी सारे एलॉय से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब स्टील एक बार सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में स्टील जो है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में। डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त स्टील में कार्बन की कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि कितना कार्बन कंटेंट उसमें प्रेजेंट है, और उस स्टील का टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे मैं फिर से इसके कॉन्सेप्ट पे या इस पॉइंट पे एम्फसाइज करूँगी, क्योंकि ये एक ओनली एलॉय है जो कि सॉलिड फॉर्म में, यानी कि स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसको कि सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जब स्टील सॉलिडिफाई हो जाता है तो अपनी सॉलिड स्टेट में स्टील डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त उसमें कार्बन की कंसंट्रेशन, यानी कि कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर क्या है। ये वाला पॉइंट अब हम डिटेल में समझेंगे आयरन कार्बन फेज डायग्राम के थ्रू। ये जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम है इसे स्टील की फेज डायग्राम भी कहा जाता है, और मेटल्स एंड एलॉयज़ के लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर की थी और इस चीज़ को समझा था कि ये जो एलॉय की फेज डायग्राम्स होती हैं इससे एलॉय की बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। जो तो फेज डायग्राम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको फेज डायग्राम की बहुत ही सारी डिटेल समझ में आनी चाहिए, हर माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट समझ में आना चाहिए।
लेकिन एक बेसिक फेज डायग्राम को किस तरह से रीड किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको एक ग्राफ देख के उसमें से बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट उस ग्राफ में फेज डायग्राम में बताया हुआ है वो आपको रीड करने आना चाहिए। तो इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो कि एक स्टील की फेज डायग्राम है, इसके थ्रू हम ये पॉइंट समझेंगे कि किस तरह से स्टील अपनी सॉलिड स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर एंड इट्स कार्बन कंटेंट। तो अब सबसे पहले आप इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम में देख सकते हैं कि इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम में ये लिक्विडस लाइन शो हो रही है। ये लिक्विडस लाइन ये इंडिकेट करती है कि इस लिक्विडस लाइन से अबव स्टील जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मेल्टेड फॉर्म में होता है, और बिलो द सॉलिडस लाइन जो है वो स्टील जो है वो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये जो लिक्विडस और सॉलिडस लाइन का बीच का एरिया होता है, इसमें ये जो स्टील एलॉय होता है ये हाफ लिक्विड हाफ सॉलिड मतलब मिक्सचर की फॉर्म में होता है, यानी कि इसके कुछ पार्ट सॉलिडिफाई हो चुके होते हैं और कुछ पार्ट जो है वो स्टिल मेल्टेड होते हैं उसके। तो इस तरह से ये जो है वो स्टील एग्जिस्ट करता है लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के बीच में। बिलो सॉलिडस कंप्लीटली सॉलिड होता है और अबव लिक्विडस कंप्लीटली लिक्विड होता है स्टील एलॉय। ये अब हमने इसके बेसिक 2 पॉइंट्स रीड कर लिए। अब आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है स्टील से रिलेटेड, कि जैसे ही स्टील सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि ये जो सॉलिडस लाइन है इससे बिलो जो स्टील सॉलिडिफाई हो रहा है, यहाँ से लेके क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इंडिकेट हो रहा है टीसी से, ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है क्रिटिकल टेम्परेचर को, यानी कि उस पॉइंट से, यानी कि सॉलिडस लाइन जो कि इंडिकेट कर रही है वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिडिफाई हो गया है स्टील एलॉय, वहाँ से लेके जैसे ही स्टील सॉलिडिफाई हो गया है वहाँ से लेके टीसी तक जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो कि होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो स्टील एलॉय है वो सॉलिडिफाई होने के बाद अपने सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर के बाद से लेके 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, वहाँ तक स्टील जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्टिनाइट की फॉर्म में। यानी कि स्टील किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑस्टिनाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपनी सॉलिडस टेम्परेचर से लेके 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टील जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्टिनाइट फॉर्म में। और ऑस्टिनाइट फॉर्म में क्या होता है? ऑस्टिनाइट फॉर्म है जिसमें इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन होता है कार्बन का आयरन में। इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन कार्बन का आयरन में किस तरह से होता है कि जो मेन क्रिस्टल लेटिस की साइड्स होती हैं वो ऑक्यूपाई की हुई होती हैं आयरन ने, और उनके बीच के जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस होते हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं कार्बन ने। और ये जो ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर होता है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, यानी कि स्टील एलॉय जब सॉलिडिफाई होता है उस टेम्परेचर से लेके क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टील जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्टेनाइट फॉर्म में। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ये होता है कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ऑस्टेनाइट अनस्टेबल होता है, और 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ऑस्टेनाइट अनस्टेबल होने की वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है 2 फेजेस में, फेराइट और सीमेंटाइट। उसमें से फेराइट जो होता है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉलिड सोल्यूशन होता है कार्बन का आयरन में, जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन 0.02% होती है। और सीमेंटाइट जो फेस होता है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक आयरन कार्बन कंपाउंड पे कंसिस्ट करता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3C, यानी कि 3 जो आयरन के एटम्स होते हैं वो बाउंड हो रहे होते हैं 1 कार्बन एटम से, और ये जो कंपाउंड बनाते हैं इसे Fe3C कहा जाता है। और फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को कलेक्टिवली कहते हैं पर्लाइट। यानी कि सॉलिडिफाई होने के बाद से लेके 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टील एग्जिस्ट करता है ऑस्टेनाइट की फॉर्म में, और 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ऑस्टेनाइट अनस्टेबल हो जाता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है फेराइट और सीमेंटाइट में, जिसके कलेक्टिव मिक्सचर को कहा जाता है पर्लाइट। तो यहाँ पे हमने बेसिक आयरन कार्बन की फेज डायग्राम को रीड कर लिया है।
अब आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि ये जो आयरन कार्बन की फेज डायग्राम है, इसका जो ये वाला पोर्शन है स्पेसिफिकली, यानी कि ये जो लोअर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक यूटेक्टिक एलॉय के फेज डायग्राम से जो है वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि हमने ये मेटल्स इन एलॉयज और गोल्ड एलॉयज दोनों में हमने यूटेक्टिक एलॉय की फेज डायग्राम को डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि यूटेक्टिक एलॉय की जो है वो एक टिपिकल जो होती है वो फेज डायग्राम होती है, इस तरह से एक पॉइंट बन रहा होता है, एक सिंगल पॉइंट बन रहा होता है, इस तरह की यूटेक्टिक एलॉय की फेज डायग्राम होती है। अब हम इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम के इस पोर्शन को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि मैके ब्लैक की बुक में मेंशन किया हुआ है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है मैकेब की बुक में कि स्टील एलॉय यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर में उसमें कार्बन कंसंट्रेशन 0.8% होती है, यानी कि स्टील एलॉय यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसमें कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8% होती है। तो ऐसे जो स्टील एलॉय होते हैं उन्हें यूटेक्टोइड एलॉय कहा जाता है, और यूटेक्टिक एलॉय का कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं मेटल्स एंड एलॉयज में, कि यूटेक्टिक एलॉय वो एलॉयज होते हैं जिनका सिंगल शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर मेटल्स की तरह, क्योंकि हमने ये कूलिंग कर्व्स में डिस्कस किया था कि जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका एक सिंगल शार्प वेल डिफाइंड मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है, और जो एलॉयज होते हैं उनका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट और सॉलिडिफाई होते हैं। लेकिन किसी भी एलॉय सिस्टम में एक यूटेक्टिक एलॉय उसकी वो कॉम्पोजिशन होती है जिसकी एक सिंगल शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर मेटल की तरह, यानी कि यूटेक्टिक एलॉय किसी भी एलॉय सिस्टम में वो एलॉय की कॉम्पोजिशन होती है जो कि मेल्ट करती है या सॉलिडिफाई होती है सिंगल शार्प पॉइंट पे, यानी कि सिंगल शार्प वेल डिफाइंड मेल्टिंग या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है यूटेक्टिक एलॉय का प्योर मेटल की तरह। तो इसी पर्सपेक्टिव में जब हम स्टील एलॉय को देखते हैं तो मैकेब में मेंशन है कि स्टील एलॉय यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे उनकी कार्बन कंसंट्रेशन 0.8% होती है, जो कि इस फेज डायग्राम में मेंशन किया हुआ है इन्होंने पॉइंट एक्स से। पॉइंट एक्स पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट एक्स क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे, यानी कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एक्स से पॉइंट वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टील एलॉय की जो कंसंट्रेशन है कार्बन की वो 0.8% है, यानी कि पॉइंट एक्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ऐसा स्टील एलॉय की कॉम्पोजिशन है कि जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0.8% जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसे जो स्टील एलॉय जिनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0.8% कार्बन प्रेजेंट होता है और वो यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें यूटेक्टोइड एलॉय कहा जाता है। तो ऐसे स्टील एलॉयज जिनमें कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8 से ज़्यादा होती है उन्हें हाइपर यूटेक्टोइड एलॉय कहते हैं, और जिनमें कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8 से कम होती है उन्हें हाइपो यूटेक्टोइड एलॉय कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ और रिवाइज कर रही हूँ कि मैकेब में मेंशन किया हुआ है कि अगर स्टील एलॉय की क्रिटिकल टेम्परेचर पे कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8% है तो उस वक्त उसमें यूटेक्टिक एलॉय वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करता है और उसे यूटेक्टोइड एलॉय कहा जाता है। और इस आयरन कार्बन फेज डायग्राम में ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस पॉइंट एक्स से, यानी कि ये पॉइंट एक्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो स्टील एलॉय है इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसके पास 0.8% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी यूटेक्टिक प्रॉपर्टीज़ है और इसे कहा जा रहा है यूटेक्टोइड एलॉय। और अगर किसी स्टील एलॉय में कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8 से ज़्यादा होती है तो उसे हाइपर यूटेक्टोइड एलॉय कहते हैं, और अगर कार्बन की कंसंट्रेशन 0.8 से कम होती है तो उसे हाइपर यूटेक्टोइड एलॉय कहते हैं। आई होप कि ये फेज डायग्राम अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में आता है वो ये आता है कि ये A+F और A+C क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आयरन कार्बन फेज डायग्राम की एक्सप्लेन की हैं, अगर आपको इतना भी पता है स्टील एलॉय के बारे में तो ये भी इनफ है। ये जो A+F और A+C वाले एरियाज़ हैं, अगर ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आते तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इससे आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जितने के मैकेब में बताए हुए हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे सॉलिडस लाइन से बिलो हमने डिस्कस किया था कि सॉलिडस लाइन से बिलो और क्रिटिकल टेम्परेचर तक स्टील जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्टेनाइट की फॉर्म में। तो ऑस्टेनाइट की फॉर्म में क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ये ऑस्टेनाइट अनस्टेबल होता है और फेराइट और सीमेंटाइट में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। लेकिन जैसे जैसे ऑस्टेनाइट जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्लोज आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से क्लोज आ रहा है ऑस्टेनाइट, यहाँ पे दो फेजेस बन जाते हैं ऑस्टेनाइट के। एक ऐसा फेज बन जाता है ऑस्टेनाइट का जिसमें कुछ फेराइट प्रेजेंट होता है और एक ऐसा फेज बन जाता है जिसमें ऑस्टेनाइट के साथ कुछ सीमेंटाइट प्रेजेंट है। ये तब होता है जब ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से क्लोज आने लगता है। ये एरिया सिर्फ सिंपली यही इंडिकेट कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम यानी कि स्टील एलॉय की फेज डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे रिटर्न एक्सप्लेनेशन दी हुई है अभी जो हमने आयरन कार्बन फेज डायग्राम में डिस्कस किया है कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमने डिस्कस किया कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उससे अबव स्टील जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्टेनाइट फॉर्म में। बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड ये अनस्टेबल होता है ऑस्टेनाइट और ये ब्रेक डाउन हो जाता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो दो फेजेस में, फेराइट में और सीमेंटाइट में। और ये जो फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिक्सचर होता है इसे कलेक्टिवली कहा जाता है पर्ललाइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल उन्होंने सेम चीज़ रिवाइज की हुई है कि यूटेक्टिक एलॉय, हमने जैसे कि डिस्कस किया कि स्टील एलॉय यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0.8% कार्बन जो है वो स्टील एलॉय में प्रेजेंट होगा तो वो यूटेक्टिक एलॉय की तरह बिहेव करता है और उसे यूटेक्टॉइड एलॉय कहा जाता है, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट एक्स से इसका आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। और यूटेक्टिक एलॉय का हमने डिस्कस कर लिया कि यूटेक्टिक एलॉय वो एलॉय होते हैं जो कि बिल्कुल प्योर मेटल की तरह इनका सिंगल शार्प मेल्टिंग या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यूटेक्टिक एलॉय का ये हमेशा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बिलो होता है। जैसे कि अगर स्टील एलॉय है तो स्टील एलॉय का जो यूटेक्टॉइड एलॉय है जो कि हमने डिस्कस किया कि जो कि इंडिकेट हो रहा है इससे पॉइंट एक्स से, यानी कि यूटेक्टॉइड एलॉय स्टील का क्या है जिसमें 0.8% कार्बन प्रेजेंट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो ये जो यूटेक्टॉइड एलॉय होता है इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ये आयरन और कार्बन जो इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उन दोनों से लोअर होता है। इसलिए यूटेक्टिक एलॉयज को यूजुअली एज ए सोल्डर्स यूज किया जाता है, यानी कि जो मेटल कंपोनेंट्स या एलॉय कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो स्टील एलॉय जिसमें 0.8% कार्बन प्रेजेंट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे उन्हें यूटेक्टॉइड एलॉय कहा जाता है। और वो स्टील एलॉय जिनमें कार्बन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उन्हें हाइपर यूटेक्टॉइड एलॉयज कहा जाता है और जिनमें कार्बन की कंसंट्रेशन कम होती है उन्हें हाइपर यूटेक्टॉइड एलॉयज कहा जाता है। और जो हाइपर यूटेक्टॉइड एलॉयज होते हैं और जो हाइपर यूटेक्टॉइड एलॉयज होते हैं रूम टेम्परेचर पे दोनों में ही स्फेराइट और सीमेंटाइट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज होते हैं उनमें सीमेंटाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइपर यूटेक्टाइड एलॉय में फेराइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज कौन से हैं जिनमें कार्बन 0.8% से कम है, तो इसीलिए हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज में फेराइट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज में 0.8% से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए उसमें सीमेंटाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि सीमेंटाइट में ओवरऑल कार्बन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो होता यह है क्योंकि सीमेंटाइट एक हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है, तो हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज जिनमें सीमेंटाइट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ये भी हार्ड और ब्रिटल ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक डेंटल बर्ड्स। और हाइपर यूटेक्टाइड जो एलॉयज होते हैं जिनमें फेराइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फेराइट एक सॉफ्ट और डक्टाइल मटीरियल्स है, तो इसीलिए हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज को यूज़ किया जाता है नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए लाइक फॉर्सेप्स, मिरर्स, ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हाइपर यूटेक्टाइड एलॉयज को। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं जो कि स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, कि स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टील की हार्डनेस को फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो किस तरह से हीट ट्रीटमेंट के थ्रू स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज़ किया जाता है वो अब हम इस प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हीट ट्रीटमेंट के थ्रू स्टील को हीट किया जाता है। इतना हीट करते हैं स्टील को कि स्टील का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हो जाए, यानी
कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाए, लेकिन बिलो द सॉलिडस लाइन, यानी कि सॉलिडस लाइन पे जो टेम्परेचर होता है इससे बिलो रखा जाता है, क्योंकि अगर इससे अबव आप ले गए तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपने हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, स्टील को हार्डन करने के लिए हीट ट्रीटमेंट से स्टील को हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर बट बिलो द सॉलिडस लाइन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टील ऑस्टेनाइट की फॉर्म में आ जाता है। और ऑस्टेनाइट क्या है? एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसमें क्रिस्टल लेटिस का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। तो ऑस्टेनाइट की जब फॉर्म में आ जाता है स्टील, तो उसके बाद क्वेंच करते हैं। क्वेंच का मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ी से या रैपिडली उससे कूल डाउन किया जाता है। तो जब भी ऑस्टेनाइट को बहुत रैपिडली कूल डाउन करते हैं तो ऑस्टेनाइट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फेराइट और सीमेंटाइट में जो है वो कन्वर्ट हो। इंस्टेड वो कन्वर्ट हो जाता है, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है बॉडी सेंटर्ड मार्टेनसाइट में, यानी कि ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है मार्टेनसाइट में, जो कि एक बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है। और ये जो ऑस्टेनाइट की मार्टेनसाइट में कन्वर्जन होती है पॉसिबली किस वजह से हो पाती है कि जब आप स्टील को हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर और वो ऑस्टेनाइट की फॉर्म में आता है, तो हीट करने की वजह से क्या होता है कि जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के, इनमें एनर्जी होती है मूव करने की, कि वो मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही क्वेंच किया जाता है यानी कि सॉलिडिफाई किया जाता है, तो ये जो मेटल के एटम्स होते हैं ये इस तरह से मूव करते हैं कि फेस सेंटर जो क्यूबिक ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बॉडी सेंटर्ड मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में, और जो ऑस्टेनाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल मार्टेनसाइट में। तो ये जो मार्टेनसाइट होता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रिटल होता है डेंटल एप्लीकेशंस के लिए। तो इसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए एक और लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट की जाती है, जिसे टेम्परिंग कहा जाता है। टेम्परिंग में आप सिंपली क्या करते हैं कि मार्टेनसाइट को हीट करते हैं बिटवीन 200 एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और 200 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं तो कंप्लीटली नहीं, मार्टेनसाइट पार्शियली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेराइट और सीमेंटाइट में। यानी कि हो सकता है कि अगर 100% पहले मार्टेनसाइट था तो अब 30% मार्टेनसाइट जो है वो फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ब्रिटलनेस रिड्यूस हो जाती है। कितना फेराइट और सीमेंटाइट बनेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्परिंग टेम्परेचर यूज़ किया है, कितनी देर के लिए टेम्पर किया है। और जब भी आप फेराइट और सीमेंटाइट जो यानी कि जो मार्टेनसाइट होता है जिसमें कुछ फेराइट और सीमेंटाइट भी अब प्रेजेंट है, जब आप उसे दोबारा से हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो दोबारा से ऑस्टेनाइट में जो है वो फॉर्म में आ जाता है स्टील। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टील डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऑस्टेनाइट में भी आ सकता है, अगर आप उसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो मार्टेनसाइट में भी आ सकता है, फेराइट और सीमेंटाइट जो कि पर्लाइट कहलाते हैं कलेक्टिवली, उस फॉर्म में भी आ सकता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर की बेसिस पे स्टील डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑस्टेनाइट में भी कर सकता है, मार्टेनसाइट में भी कर सकता है, फेराइट और सीमेंटाइट में भी कर सकता है। तो यही चीज़ है स्टील एलॉय की, जो कि इसे बाकी एलॉय से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टील एलॉय का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है, स्टील एलॉय का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसे हार्डन कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। लेकिन जो स्टील एलॉय का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि स्टील एलॉय बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं करोजन से। इनकी करोजन रेजिस्टेंस अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा मेटल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता जो कि इन्हें करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे या जो कि बहुत ज़्यादा करोजन रेजिस्टेंट हो। तो इसलिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टील एलॉय का वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं करोजन से। अब इसके बाद जो हम रॉड एलॉय डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेनलेस स्टील। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टील एलॉय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये ससेप्टेबल होते हैं करोजन से, इनमें करोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो स्टील में अगर क्रोमियम को इनकॉर्पोरेट कर दें तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी करोजन रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और जो रिजल्टेंट एलॉय बनता है उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। यानी कि अगर आप स्टील में जो आयरन कार्बन एलॉय होता है इसमें अगर आप क्रोमियम को भी ऐड कर दें उसकी करोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ऐसे एलॉय को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम प्रेजेंट होता है जो कि करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पैसिवेटिंग इफेक्ट के थ्रू। और पैसिवेटिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? पैसिवेटिंग इफेक्ट ये होता है कि
जो क्रोमियम, जो कि एलॉय की सरफेस पे जो क्रोमियम प्रेजेंट होते हैं, ये खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और बहुत ही थिक टेनिशियस लेयर बना लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की, जो कि अंडरलाइंग जो मेटल कंपोनेंट्स होते हैं उस एलॉय के, फिर वो उन्हें कोरोड और ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं। और इस तरह से ये जो इफेक्ट होता है इसे पैसिवेटिंग इफेक्ट कहा जाता है, और इसी के थ्रू क्रोमियम जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टेनलेस स्टील को। स्टेनलेस स्टील में जो एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रेजेंट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में वो है निकेल। निकेल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यानी कि जब भी आप स्टील में क्रोमियम और निकेल को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट एलॉय बनता है उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ भी स्टील से ज़्यादा अच्छी होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी स्टील से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन के साथ निकेल और क्रोमियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और कोरोजन रेजिस्टेंस को। लेकिन निकेल और क्रोमियम के ऐड करने की वजह से एक और इफेक्ट स्टेनलेस स्टील पे ये आता है कि स्टेनलेस स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील, हमने पढ़ा था ना कि स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम को ऐड कर देने की वजह से जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपने स्टेनलेस स्टील एलॉय में निकेल और क्रोमियम की सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड की है, तो उसके रिजल्ट में ये होता है कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर इतना लोअर हो जाता है कि रूम टेम्परेचर पे ही जो स्टेनलेस स्टील होता है वो ऑस्टेनाइटिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कि डेंटिस्ट्री में एक बहुत कॉमन स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है जिसे 18-8 स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये जो 18-8 स्टेनलेस स्टील होता है इसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। तो इतनी जब सफिशिएंट क्वांटिटी में क्रोमियम और निकेल को ऐड किया जाता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एलॉय का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि वो इवन रूम टेम्परेचर पे जो है वो आ जाता है। यानी कि ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जब रूम टेम्परेचर पे आ गया तो इसका मतलब कि जो ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ऑस्टेनाइटिक फॉर्म है स्टेनलेस स्टील की, वो रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि जब भी आप सफिशिएंट क्वांटिटी में निकेल और क्रोमियम को ऐड करते हैं स्टेनलेस स्टील में तो क्रिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि वो रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाता है, और जो ऑस्टेनाइटिक फॉर्म है या ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर है स्टेनलेस स्टील का वो रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ऐसे जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उन्हें ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के साथ जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या इसे डिसएडवांटेज कह दें कि ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को आप फर्दर हार्डन नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। और वो फर्दर हार्डन क्यों नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट के थ्रू? वो इसलिए नहीं कर सकते कि जो ऑस्टेनाइटिक फॉर्म है वो रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर रही है, क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इतना लोअर हो गया है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था हीट ट्रीटमेंट में कि आप हार्डनिंग कैसे करते हैं। आप हार्डनिंग इस तरह से करते हैं कि आप स्टील एलॉय को हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट किया जाता है तो होता ये है कि एटमिक मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं। एटम्स जो है वो मूवमेंट की फॉर्म में होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है मूव करने की। तो जब आप ऑस्टेनाइट को क्विंच करते हैं तो वो जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसकी वजह से एटम्स मूव करते हैं, और जो बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट का वो कन्वर्ट होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर में। तो जब ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये जो 18-8 स्टेनलेस स्टील है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर पे है। तो रूम टेम्परेचर पे जब क्रिटिकल टेम्परेचर है और आप इसका क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप कितना इंक्रीज़ करेंगे? 100 करेंगे, 200 करेंगे, 300 करेंगे। हो सकता है कि 300-400 पे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाए। इससे पहले कि एटॉमिक मूवमेंट्स करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी उससे मिले ही ना, उससे पहले ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को
इसीलिए ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को फर्दर हार्डन नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, क्योंकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे ही है, तो इतना टेम्परेचर आप उसे दे ही नहीं पाते कि वो एटम्स मूव कर सकें और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट का, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो सके। और एक और चीज़ होती है कि जब भी निकल आप सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टेनलेस स्टील में ऐड करते हैं तो निकल जो होता है वो ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर का स्टेबलाइजर होता है, स्टेबल रखता है उसे, और उसे बहुत ईजिली कन्वर्ट नहीं होने देता मार्टेनसाइट में। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए हार्डन नहीं कर सकते। लेकिन अगर निकल और क्रोमियम को आपने इनसफिशिएंट क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं किया है, तो ऐसे जो स्टेनलेस स्टील एलॉयज़ होते हैं उन्हें आप हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए हार्डन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे ही एक स्टेनलेस स्टील का एलॉय है जिसमें 12% क्रोमियम ऐड किया जाता है और कोई भी निकल ऐड नहीं किया जाता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रिड्यूस तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, यानी कि अगर 723 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 650 पे आ जाता है, मतलब बहुत माइनर सही रिड्यूस होता है। तो इस माइनर से रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि जब आप ऐसे स्टेनलेस स्टील लॉय को हीट करते हैं, यानी कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, तो और क्वेंच करते हैं, क्योंकि क्वेंच करना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेंच करते हैं तो तभी जो है वो एटम्स तेज़ी से, उसमें जो एनर्जी हीट होने की वजह से स्टोर हुई हुई होती है वो अलाउ करती है कि एटम जो है वो अरेंज हो जाए फेस सेंटर्ड क्यूबिक से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। तो इसीलिए वो स्टेनलेस स्टील के एलॉय जिसमें कम क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता है उन्हें आप ईजिली जो है वो हार्डन कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, क्योंकि आप उन्हें हीट अप्लाई करते हैं। क्योंकि हार्डन करने के लिए मेन चीज़ है हीट अप्लाई करना, यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ताकि एटॉमिक मूवमेंट हो सके, और फिर तेज़ी से क्वेंच करना। तो वो एलॉय जिसमें निकल क्रोमियम की कंसंट्रेशन कम होती है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर स्टिल 600-650 के अराउंड होता है, तो आप इतनी हीट उन्हें दे पाते हैं। तो इसीलिए जो स्टेनलेस स्टील एलॉयज़ जिनमें निकल और क्रोमियम की कंसंट्रेशन कम होती है उन्हें ईजिली हार्डन किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, और उनकी मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे स्टेनलेस स्टील के एलॉय जिन्हें हार्डन किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू और उनका मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सकता है, उन्हें मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील और मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील का डिफरेंस ही यही है कि ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही आ जाता है, और ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा हीट एक तो अप्लाई नहीं की जा सकती एटॉमिक मूवमेंट के लिए, और रूम टेम्परेचर से आप कितना क्वेंच करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी कूल डाउन है। तो इन दो रीजंस की वजह से और निकल की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि जब भी निकल प्रेजेंट होता है वो स्टेबलाइज करता है ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर को, इन सब रीजंस की वजह से ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को फर्दर हार्डन नहीं कर सकते हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। जबकि जो मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं ये वो स्टेनलेस स्टील होते हैं जिनमें क्रोमियम की कंसंट्रेशन तो बहुत कम होती है और निकल की या तो बहुत ही माइनर होती है या फिर ऐड ही नहीं किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम रिड्यूस होता है और उनकी हीट ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि निकल भी कम होता है या एब्सेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कि निकल ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर का स्टेबलाइजर होता है, तो जब वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर भी जब 600-650 के अराउंड होता है, तो आप उसे हीट कर सकते हैं, हीट मिलती है एटॉमिक मूवमेंट्स को। तो इसीलिए जो मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं इनको आप हीट ट्रीटमेंट कर पाते हैं और ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं इन्हें नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डेंचर बेसिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन सब एप्लीकेशंस के लिए ऑस्टेनाइटिक स्टील को हार्डन करने की ज़रूरत नहीं होती हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। सिंपली कोल्ड वर्किंग के थ्रू आप इनसे वो डेंचर बेसिस बनाते हैं, इनसे वायर्स बनाते हैं और नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। और जो मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं क्योंकि इन्हें आप हार्डन कर सकते हैं हीट के थ्रू, तो इनसे कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं लाइक बर, एंटोनॉटिक फाइल्स, प्रोब्स, ये सब बनाई जाती हैं मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील से। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेस को बनाया जाता है।
प्रीवियसली स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेसिस बनाए जाते थे, लेकिन अब स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस को यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि अब स्टेनलेस स्टील एलॉय से डेंचर बेसिस नहीं बनाए जाते, क्योंकि अब बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ और डेंटल कास्टिंग की जो टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है, उसके बाद अब बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ स्पेसिफिकली कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को यूज़ किया जाता है मेटालिक डेंचर बेसिस बनाने के लिए। लेकिन प्रीवियसली जब बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ इतने अवेलेबल नहीं थे, डेंटल कास्टिंग का प्रोसेस इतना डेवलप नहीं था, तो स्टेनलेस स्टील डेंचर बेसिस जो थे वो यूज़ किए जाते थे, यानी कि डेंचर बेसिस को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता था। अब इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि स्टेनलेस स्टील से किस तरह से डेंचर बेसिस बनाए जाते थे। मैंने इंटरनेट रिसोर्सेज पे जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मुझे स्टेनलेस स्टील डेंचर बेसिस की फैब्रिकेशन से रिलेटेड कोई इमेज और कोई वीडियो आज तक सही से नहीं मिली है, क्योंकि ये बहुत पहले ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती थी और स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेस बनाया जाता था। लेकिन इस टेक्निक को समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस टेक्निक को मेकेब में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील का डेंचर बेस कैसे बनाया जाता है, क्या टेक्निक होती है, किस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि स्टेनलेस स्टील से किस तरह से डेंचर बेस बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेस इस तरह से बनाया जाता है कि 18-8 स्टेनलेस स्टील की शीट्स आती हैं, बहुत ही थिन शीट्स होती हैं, जिनका थिकनेस जो है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। यानी कि स्टेनलेस स्टील की 18-8 स्टेनलेस स्टील की शीट्स आती हैं, बहुत ही थिन शीट्स, जिनकी थिकनेस 0.2 मिलीमीटर होती है। और ये जो स्टेनलेस स्टील की शीट्स होती हैं, इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील एलॉय को कंप्रेस करके, प्रेस करके ये शीट्स बनाई जाती हैं। यानी कि ये जो 18-8 स्टेनलेस शीट्स होती हैं, इनका रॉट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब मेकेब बुक में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील डेंचर बेस किस तरह से बनाई जाती है, कि ये जो 18-8 स्टेनलेस शीट होती है, इससे प्रेस करते हैं बिटवीन डाई एंड काउंटर डाई यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डाई क्या है, ये काउंटर डाई क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, जबकि टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसे समझना, ये बहुत ही ईजी है, आप इसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील डेंचर बेसिस के लिए क्या किया जाता है कि मॉडल, यानी कि वो मॉडल जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है, सबसे पहले आप वो मॉडल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेकेब में ये वर्ड डाई का यूज़ किया हुआ है, लेकिन डाई से ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और जिन पे डेंचर बेस बनाई जाती है, क्योंकि मल्टीपल टीथ एट अ टाइम जो है वो रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि वो मॉडल, यानी कि सबसे पहले आप वो मॉडल लेते हैं जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है। तो जब वो आप वो मॉडल ले लेते हैं जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है स्टेनलेस स्टील से, तो इस मॉडल के ऊपर प्लेस कर देते हैं स्टेनलेस स्टील की शीट को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि स्टेनलेस स्टील की शीट को प्लेस कर देते हैं उस मॉडल पे जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है स्टेनलेस स्टील से। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की शीट होती है, अब आपने इसे अडेप्ट करवाना है, यानी कि ये जो स्टेनलेस स्टील की शीट है, इसे आपने अडेप्ट करवाना है इस मॉडल पे जिस पे डेंचर बेस बनानी है इस शीट से। तो अडेप्ट करवाने के लिए स्टेनलेस स्टील की शीट को मॉडल पे फोर्स अप्लाई करनी होती है। तो अगर स्टेनलेस स्टील की शीट पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे तो चांसेस होते हैं कि जो अंडरलाइंग मॉडल है वो फ्रैक्चर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो शीट जो है वो अडेप्ट करे मॉडल से, लेकिन जब डायरेक्टली शीट के ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो शीट अडेप्ट करने के बजाय जो अंडरलाइंग मॉडल होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं काउंटर डाई, यानी कि काउंटर डाई बनाई जाती है, जिसे काउंटर मॉडल भी कहा जाता है अगर मॉडल के ऑपोजिट में बना रहे हैं। तो ये जो काउंटर डाई या काउंटर मॉडल होते हैं ये बनाए जाते हैं, इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये जो काउंटर डाई या काउंटर मॉडल होते हैं इसे आप मॉडल के ऊपर प्लेस कर देते हैं, यानी कि वो मॉडल जिस पे आपने डेंचर बेस बनानी है इसी काउंटर डाई को उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये जो काउंटर डाई या काउंटर मॉडल होता है, ये जब उस मॉडल के ऊपर आप प्लेस कर देते हैं तो ये काउंटर डाई या काउंटर मॉडल का बेसिक पर्पस ये होता है कि ये नीचे वाले मॉडल से इस तरह से कांटेक्ट में आए कि जब मॉडल और काउंटर मॉडल एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हों तो इनके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल का ऑपोजिट क्या है, काउंटर मॉडल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं
कि ये मॉडल में यहाँ पे डिप्रेशन है, तो काउंटर मॉडल में इसकी रिप्लेसमेंट में एलिवेशन प्रेजेंट है, ताकि वो उस डिप्रेशन को जाके कवर कर ले। यानी कि जब भी मॉडल और काउंटर मॉडल एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तो इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये काउंटर डाई या काउंटर मॉडल बनाए जाते हैं। तो ये जो असेंबली होती है, यानी कि ये जो मॉडल है जिसके ऊपर आपने डेंचर बेस बनाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एरो से मार्क कर रही हूँ कि ये जो मॉडल है जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है स्टेनलेस स्टील से, सबसे पहले उस मॉडल को रखा जाता है, उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की शीट को रखा जाता है, जो कि आप सेकेंड देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टेनलेस स्टील की शीट को रखा है। उस स्टेनलेस स्टील की शीट के ऊपर काउंटर मॉडल को जो है वो रखा जाता है, और इस तरह से काउंटर मॉडल को रखा जाता है कि मॉडल और काउंटर मॉडल के बीच में सिर्फ ये थिन सी स्टेनलेस स्टील की शीट प्रेजेंट होती है। फिर फोर्स लगाई जाती है इस काउंटर मॉडल पे हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू। हाइड्रोलिक प्रेस एक डिवाइस है जो कि फोर्स अप्लाई करती है मॉडल पे। तो जो फोर्स जो है वो लगाई जाती है काउंटर मॉडल पे लगाई जाती है, और ये जो काउंटर मॉडल पे जो फोर्स लगती है तो काउंटर मॉडल ये फोर्स ट्रांसफ़र करता है स्टेनलेस स्टील की शीट पे, और इन टर्न वो स्टेनलेस स्टील की शीट जो है वो उस मॉडल पे अडेप्ट कर जाती है जिस पे आपने स्टेनलेस स्टील का डेंचर बेस बनाना है। तो जब वो स्टेनलेस स्टील की शीट मॉडल पे अडेप्ट कर जाती है तो आप काउंटर मॉडल रिमूव कर देते हैं, और जो स्टेनलेस स्टील की शीट होती है उसे अच्छे से फिनिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे रिमूव करते हैं। तो इस तरह से स्टेनलेस स्टील की शीट से डेंचर बेस बनाए जाते हैं, जो कि आप इस सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टेनलेस स्टील की शीट्स को यूज़ किया जाता है डेंचर बेस बनाने के लिए, और प्रीवियसली ये यूज़ किया जाता था, अब इसे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसकी टेक्निक कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि आपने पहले पेशेंट का इंप्रेशन रिकॉर्ड किया, मॉडल बनाया, उस मॉडल का आप काउंटर मॉडल बनाते हैं, देन आप हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करते हैं ताकि आप काउंटर मॉडल और मॉडल के बीच में जो स्टेनलेस स्टील की शीट प्रेजेंट है उसे प्रेस कर सकें और अडेप्ट करवा सकें उस मॉडल पे जिस पे डेंचर बेस बनाना है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिव होता है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो इसलिए अब स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप लोगों को काउंटर डाई या डाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, मॉडल या काउंटर मॉडल का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो इतना याद रखें सिंपली कि स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेस किस तरह से बनाई जाती थी, कि वो मॉडल जिस पे आपने डेंचर बेस बनानी है स्टेनलेस स्टील से, स्टेनलेस स्टील की शीट को उसके ऊपर रखते थे और फोर्स अप्लाई करते थे ताकि वो स्टेनलेस स्टील की शीट उस मॉडल से अडेप्ट कर जाए। आई होप कि अब आपका स्टेनलेस स्टील डेंचर बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेनलेस स्टील के जो डेंचर बेसिस हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेस में हमने देखा कि स्टेनलेस स्टील का डेंचर बेस किस तरह से बनाया जाता है कि स्टेनलेस स्टील की शीट्स आती हैं। तो स्टेनलेस स्टील की शीट्स किस तरह से बनाई जाती हैं? स्टेनलेस स्टील की शीट्स बनाई जाती हैं जब स्टेनलेस स्टील को कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं और उनको थिन शीट्स में लेकर आते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की शीट्स होती हैं इनका रॉट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपने इन पे वर्क हार्डनिंग की है, इन पे कोल्ड वर्किंग की है, जिसकी वजह से इनका रॉट स्ट्रक्चर है फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए ये जो रॉट स्टेनलेस स्टील की शीट्स होती हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। कोल्ड वर्किंग करने की वजह से इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हाई होती है, यानी कि इनकी रिजिडिटी भी हाई होती है और इनकी प्रोपोर्शनल लिमिट भी हाई होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट हाई होने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा फोर्सेस टॉलरेट कर सकती हैं बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए। तो इन्हीं दे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, यानी कि हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और हाई प्रोपोर्शनल लिमिट की वजह से जो स्टेनलेस स्टील को थिन सेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसकी बहुत थिन शीट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसीलिए ये जो स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेस का वो ये है कि ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को आगे जो है वो ये कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है डेंचर बेस मटेरियल के लिए कि डेंचर बेस मटेरियल इस तरह का होना चाहिए जो कि आगे हीट को कंडक्ट कर सके, हीट को आगे नॉर्मल मिकोजा पे ट्रांसफ़र कर सके, ताकि वो नॉर्मल मिकोजा सेंस कर सके कि ये हॉट स्टिमुलाई है या कोल्ड स्टिमुलाई है, जो कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेसिस होती हैं, क्योंकि ये एलॉय है, एक मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो इसीलिए ये हीट को आगे कंडक्ट कर पाता है और ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। स्टेनलेस स्टील का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है
कि लैक ऑफ सरफेस डिटेल, यानी कि हमने अभी देखा था कि स्टेनलेस स्टील से डेंचर बेस कैसे बनाया जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील की शीट होती है उसे अडेप्ट करवाते हैं उस मॉडल या डाई पे जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है। तो वो जो आप स्टेनलेस स्टील की शीट को अडेप्ट करवाते हैं डेंचर बेस पे, तो वो डेंचर जो उस मॉडल तो वो जो अडेप्ट करवाते हैं स्टेनलेस स्टील की शीट को उस मॉडल पे जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना है, तो वो स्टेनलेस स्टील की शीट अडेप्ट कर जाती है मॉडल पे, लेकिन बहुत अच्छे से वो फाइन डिटेल रिप्रोड्यूस नहीं करती जो कि मॉडल पे प्रेजेंट होती है। तो यानी कि जो स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेसिस होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा सरफेस डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं होती। ये एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेस का, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिव है। जैसा कि आपने देखा कि स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस कैसे बनाए जाते हैं कि वो मॉडल जिस पे आपने डेंचर बेस बनाना होता है उसका आप पहले एक काउंटर मॉडल बनाते हैं या काउंटर डाई उसकी बनाते हैं। काउंटर डाई बनाने के बाद फिर जो होता है उनकी असेंबली रेडी की जाती है, यानी कि वो मॉडल या डाई जिस पे आपने डेंचर बेस बनानी है स्टेनलेस स्टील से वो रखते हैं, फिर स्टेनलेस स्टील की शीट्स रखते हैं एंड देन काउंटर डाई को रखते हैं और काउंटर डाई के ऊपर फिर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निक सेंसिटिव होता है और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं इस स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस को बनाने में। दूसरा जो एक और प्रॉब्लम जो इसकी टेक्निक के साथ होती है वो ये होती है रिटेंशन टैग्स बनाना, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डेंचर बेसिस के वो एक्रेलिक से ही बनते हैं, यानी कि जो कुछ डेंचर बेसिस के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें एक्रेलिक से बनाया जाता है और बाकी जो है वो स्टेनलेस स्टील का जो है वो पार्ट होता है डेंचर बेस में, यानी कि मेजॉरिटी जो डेंचर बेस होती है वो स्टेनलेस स्टील से बन रही होती है और कुछ पार्ट जो है वो एक्रेलिक रेजिन से बनाना होता है। तो एक्रेलिक रेजिन और स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेस में कोई अटैचमेंट या कोई एडिशन नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि स्टेनलेस स्टील में रिटेंशन टैग्स लगाए जाते हैं जो कि हुक हो सकते हैं या कोई प्रोजेक्शन पार्ट हो सकता है, इस तरह से ये टैग्स लगाए जाते हैं। तो ये जो रिटेंशन टैग्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेस पे कैसे लगाए जाते हैं, वेल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू लगाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिव होता है। ये जो रिटेंशन टैग्स होते हैं फिर ये एक्रेलिक रेजिन और स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेस को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं। फिर जो एक्रेलिक पार्ट्स होते हैं डेंचर बेस के, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो स्टेनलेस स्टील की डेंचर बेस बनाई जाती है उसमें मेजॉरिटी स्टेनलेस स्टील होता है लेकिन कुछ पार्ट एक्रेलिक से भी बनाया जाता है, तो वो जो एक्रेलिक पार्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए अब स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस यूज़ नहीं किए जाते इन्हीं रीजंस की वजह से कि बेशक इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं लेकिन इनकी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब से 20 मेटल कास्टिंग एलॉयज इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, कास्टिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, ये जो स्टेनलेस स्टील के डेंचर बेसिस हैं इन्हें अब यूज़ नहीं किया जाता। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायर्स डेंटिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। वायर्स के डेंटिस्ट्री में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं और वो ये हैं कि वायर्स सबसे पहले यूज़ की जाती हैं ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस में और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में। ऑर्थो में जितने ऑर्थोडोंटिक्स में, और ये ऑर्थोडोंटिक्स जो कि डेंटिस्ट्री की एक स्पेशलाइज ब्रांच है जिसमें आप डील करते हैं स्पेसिफिकली किससे, माल ऑक्लूजन से, यानी कि ऐसे जब भी पेशेंट के अपर एंड लोअर आर्च में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती हैं, यानी कि टीथ जो है वो अलाइन सही से नहीं है, कोई भी जो है वो उसकी अरेंजमेंट में, उसकी अक्लूजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे जो ठीक करते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, जो स्पेशलाइज ब्रांच डेंटिस्ट्री की जो कि डील करती है इससे, वो ऑर्थोडोंटिक्स है। तो ऑर्थोडोंटिक्स में जितने भी अप्लायंसेस होती हैं और जितनी भी ट्रीटमेंट होती है जिनका बेसिक एम ये होता है कि तुत को उनकी सही पोजीशन पे लाना, यानी कि तुत जो है वो ओरल कैविटी में या अपर लोअर आर्च में अपनी सही पोजीशन पे आए। तो जितने भी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस हैं और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जाती है उनमें वायर्स यूज़ किए जाते हैं। तो वायर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वायर्स को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। दूसरा वायर्स को यूज़ किया जाता है क्लेस बनाने के लिए, चाहे आप कार्स पार्शियल डेंचर बना रहे हो या पार्शियल डेंचर बना रहे हो, वायर्स को जो है वो क्लेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकली जो एक्रेलिक डेंचर्स होते हैं उनमें क्लेस बनाने के लिए वायर को यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा जो है वो रेस्ट बनाने के लिए भी जो है वो वायर्स को यूज़ किया जाता है, ये भी जो है वो पार्शियल डेंचर का एक कंपोनेंट होता है। यानी कि ये जो आपके पास वायर्स के 3 मेन एप्लीकेशन डेंटिस्ट्री में क्या है, सबसे मेन एप्लीकेशन
तो सबसे मेन एप्लीकेशन जो वायर्स की है डेंटिस्ट्री में वो ये है कि वायर्स को डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस बनाने के लिए। और जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है यानी कि जो ब्रेसेस वाली ट्रीटमेंट होती है, इसमें आप दांत को या टीथ को सही से अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं, उन्हें ऑक्लूजन में लेकर आते हैं, उन्हें सही अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, इस वाली ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा वायर्स को यूज़ किया जाता है। फिर क्लेस्ट बनाने के लिए भी और रेस्ट बनाने के लिए भी डेंटिस्ट्री में वायर्स को यूज़ करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि वायर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या वायर्स को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या रिक्वायरमेंट जो कि वायर के लिए होती है वो है स्प्रिंगीनेस। स्प्रिंगीनेस भी कहा जाता है या फिर स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल। स्प्रिंगीनेस या स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल वायर की क्या होती है, वो डिपेंड करती है उसकी फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर पे, यानी कि फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा जो है वो वायर में स्प्रिंगीनेस होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्प्रिंगीनेस है क्या। स्प्रिंगीनेस या स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल बताता है कि एक वायर को अगर आप बेंड कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा आप उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किए हुए, यानी कि उसकी ये एबिलिटी कि आप उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए हुए, ये प्रॉपर्टी स्प्रिंगीनेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि यानी कि एक वायर है जिसे आपने जो था वो बेंड किया, हल्का सा आपने जो था वो उसे बेंड किया, कुछ टाइम के बाद जहाँ पे आपने उसे बेंड किया था वो दोबारा से उस शेप में, उस पोजीशन पे आ गई जो कि बेंड होने से पहले थी उसकी। तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी इसकी स्प्रिंगीनेस कहलाएगी कि आपने उसे बेंड किया था, उसकी शेप चेंज की थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसने अपने ओरिजिनल शेप जो है वो रिकवर कर ली। तो ये स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल कहलाता है, ये स्प्रिंगीनेस कहलाती है ये वाली। और स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस ओवर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जिस वायर में, यानी कि जिस एलॉय में, या वो वायर किससे बना हुआ है, किसी ना किसी एलॉय से बना हुआ होता है, तो वो जो वायर होता है तो जितनी ज़्यादा उस एलॉय की, यानी कि उस वायर की यील्ड स्ट्रेस होगी, यानी कि उस अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को टॉलरेट कर सके बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए हुए, उतनी ज़्यादा उसकी स्प्रिंगीनेस या स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल होगी, जो कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। और जितनी कम उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, यानी कि जितना कम वो रिजिड होगा, उसकी स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होने का मतलब है कि वो उतना ही फ्लेक्सिबल है। जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो उसकी स्प्रिंगीनेस और स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। यानी कि स्प्रिंगीनेस जो प्रॉपर्टी है वायर की वो ये बताती है कि जब वायर को आप डिफ्लेक्ट करेंगे या बेंड करेंगे, उसकी शेप को चेंज करेंगे और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये स्प्रिंगीनेस या स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल कहलाती है। तो ये जो स्प्रिंगीनेस जो प्रॉपर्टी होती है इसे यूटिलाइज कहाँ किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है कि यानी कि आपने वायर को बेंड किया और वो दोबारा से अपनी शेप पे आ गई, तो ये कहाँ एडवांटेज देता है, ये क्यों रिक्वायर्ड होती है स्प्रिंगीनेस की प्रॉपर्टी, इसे हम इन इमेजेस के थ्रू समझते हैं। स्प्रिंगीनेस की प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के 3 फेजेस होते हैं, उनमें से सबसे पहला फेज़ ये होता है, यानी कि जब भी आपके पेशेंट आया आपके पास और उसे अपनी अक्लूजन या दांत की जो प्लेसमेंट है, पोजिशनिंग है, वो ठीक करवानी है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास पेशेंट आया है और इसके आप टीथ जो है वो सारे देख सकते हैं कि ये माल अलाइंड है, यानी कि इनकी पोजिशन सही नहीं है। तो इस ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग और अलाइनमेंट। लेवलिंग और अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अपर और लोअर आर्च में जो भी टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें जो है वो एक लेवल में लेकर आना, एक आर्च में लेकर आना, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है या ये सब ने पढ़ा हुआ है ओरल एनाटॉमी, ओरल बायोलॉजी में, कि जो अपर एंड लोअर आर्च होती है नॉर्मल वो यू शेप आर्च होती है। तो फर्स्ट जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का फेस होता है उसमें आपने अपने तुथ को इसी लेवल या अलाइनमेंट में लेकर आना होता है। तो इसके लिए एक वायर यूज़ की जाती है जिसे निकल टाइटेनियम या नाइटाई वायर कहा जाता है। और लोअर जॉ में जिस तरह से तुथ को प्लेस होना चाहिए यू शेप फॉर्म में आर्च में, इन वायर्स को, नाइटाई वायर्स को बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यू शेप आर्च, यानी कि जो आइडियली आपकी जो अपर एंड लोअर टीथ जिस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं ओरल कैविटी में, अपर और लोअर आर्च में, बिल्कुल इसी तरह से इन नाइटाई वायर्स को यू शेप आर्च की फॉर्म में फैब्रिकेट किया जाता है। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट का फेस होता है ऑर्थोडोंटिक्स में, जो ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि यही नाइटाई वायर्स
यूज़ की जाती हैं। तो ये नाइट आई वायर्स आप यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं, तो क्या है कि तूत क्या हुआ हुआ है, अभी माल अलाइन हुआ हुआ है, आगे पीछे हुए हुए हैं ये तूत। तो जब आप इन नाइट आई वायर्स को लगाते हैं तो ये नाइट आई वायर्स क्या होते हैं, इनमें स्प्रिंगीनेस होती है, इनके अंदर स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, स्प्रिंगीनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें ब्रैकेट्स में लगाने के लिए आपने इन वायर्स को क्या किया है, यहाँ से बेंड हो रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है, तो इस वायर की अपनी यू शेप जो होती है वो क्या होती है, वो लॉस हो जाती है। और तुत जो आगे पीछे हुए हुए हैं जिन पे आपने इन्हें वायर लगाई है, तो ये वायर भी वैसे ही बेंड हो जाते हैं जैसे कि तुत आगे पीछे हुए हुए हैं। लेकिन जब आप इस वायर को इन ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स में लगा देते हैं, उसके बाद ये होता है कि ये जो वायर्स होती हैं, क्योंकि इनमें स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल होता है, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे जाने की कोशिश करती हैं। यानी कि ये जो वायर आपने लगाई है, जो कि लगाते हुए टेढ़ी मेढ़ी हो गई है या आगे पीछे हो गई है, क्योंकि तुत भी आगे पीछे हुए हैं, तो ये वायर भी आपके पास बेंड हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो जब आपने ये वायर लगा दी, फोर्स रिमूव हो गई, वायर लगाते हुए जो आप लगा रहे थे वो फोर्स रिमूव हो गई, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो नाइट आई वायर्स होती हैं, इनमें स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल होता है। स्प्रिंग बैंग पोटेंशियल की वजह से ये वायर दोबारा से अपनी जो है वो यू शेप फॉर्म में जाना चाहती हैं, जो कि इनकी ओरिजिनल शेप थी। तो जब ये वायर्स मूव करती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप पे जा रही होती हैं, तो ये तुत को भी मूव कराती हैं और उसे अलाइनमेंट में लेकर आती हैं यू शेप आर्च में, जो कि आप इस सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर की प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंगीनेस, इसका एडवांटेज लिया जाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि स्प्रिंगीनेस की रिक्वायरमेंट या प्रॉपर्टी क्यों ज़रूरी होती है वायर्स के लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जितनी ज़्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट लगता है कि स्प्रिंगीनेस होना क्यों ज़रूरी है, इससे अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर करना क्यों ज़रूरी है। वो इसी पर्पज़ के लिए कि जो ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट के फर्स्ट फेज़ में जो आप लेवलिंग और अलाइनमेंट करते हैं, उसमें जो वायर यूज़ करते हैं, उसमें स्प्रिंगीनेस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी जो वायर की रिक्वायरमेंट या प्रॉपर्टी है वो है स्टिफनेस के। स्टिफनेस जो है वो वायर की डिपेंड करती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा, वायर उतनी ज़्यादा जो है वो स्टिफ होती है, और जितनी ज़्यादा वायर स्टिफ होती है उससे उतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वायर की स्टिफनेस जो है वो डिपेंड करती है उसकी थिकनेस पे, उसके डायामीटर पे। जितनी ज़्यादा वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। और अगर आप वायर की थिकनेस 0.1 इंक्रीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वायर की थिकनेस थी 0.7 और आपने इंक्रीज़ कर दी है 0.8, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो उससे 0.1 या 0.2 नहीं इंक्रीज़ होती, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होती है। इतना ज़्यादा जो है वो वायर की थिकनेस का इम्पैक्ट होता है वायर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। फिर एक और रिक्वायरमेंट या प्रॉपर्टी जो कि वायर में प्रेजेंट होनी चाहिए वो ये कि आप उससे बेंड कर सकें विदाउट फ्रैक्चर किए हुए, क्योंकि अगर आप क्लेस बना रहे हैं वायर से तो आपको पेशेंट पे एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर आप वायर जो है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो वायर एडजस्ट करनी होती है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस में यूज़ कर रहे हैं तो वायर को एडजस्ट करना होता है। तो इसलिए वायर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें थोड़ी डक्टिलिटी प्रेजेंट हो ताकि आप उसे बेंड कर सकें और एडजस्ट कर सकें। दूसरा, वायर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वायर में वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो, वो कोरोड ना हो वायर। और क्योंकि वायर्स जो है अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं या डेंचर में यूज़ कर रहे हैं क्लैस्प के तौर पे या डेस्ट के तौर पे, तो वो ओरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक वेट एनवायरनमेंट है जिसमें कोरोजन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वायर की कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो एक लास्ट रिक्वायरमेंट होती है वायर की वो ये होती है कि वायर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उससे सोल्डरिंग या वेल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू दूसरे मेटल कॉम्पोनेंट से जो है वो ज्वाइन कर सकें। क्योंकि कभी कभी आपको वायर को किसी दूसरे कंपोनेंट से, किसी दूसरी अप्लायंस से जो है वो ज्वाइन करना होता है, तो इसलिए वायर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि सोल्डरिंग या वेल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू उन्हें ज्वाइन किया जा सके दूसरे मेटालिक कंपोनेंट या अप्लायंसेस से। मेकेप में एक बहुत अच्छा ये टेबल दिया हुआ है जिसमें जितने भी वायर्स जो कि डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं, यानी कि जितने भी मटेरियल्स की वायर्स डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का उन्होंने ये बहुत ही समराइज टेबल बना दिया है कि अगर आपको इन वायर्स की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, रिटन एक्सप्लेनेशन, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जो है वो अगर इस टेबल को भी कर लें तो जिसमें आपको मेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर वायर की पता चल जाएगी कि कौन सी वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि किस वायर को कहाँ पे यूज़ करना होता है, किस तरह से यूज़ करना होता है, ये ज़्यादातर ऑर्थोडोंटिक रिलेटेड है। कि ऑर्थोडोंटिक, क्योंकि हमने एक क्लेस में जो वायर यूज़ होता है वो तो हम कर चुके हैं। क्लेस के लिए आइडियल चॉइस जो है वो टाइप 4 गोल्ड एलॉय के वायर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं होती या एक्सपेंसिव बहुत होते हैं तो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय के जो है वो वायर यूज़ किए जाते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की किस स्टेज में कौन सा वायर यूज़ करते हैं
वो आप ऑर्थोडोंटिक्स के डोमेन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप नहीं पढ़ते, इतना आपको समझ में भी नहीं आता। जो स्प्रिंगीनेस वाला पार्ट से रिलेटेड था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वायर से रिलेटेड चीज़ें समझनी है कि वायर के लिए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और उन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपस के कंपैरिजन में, तो वो आप सिंपली इस टेबल के ज़रिए जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इस टेबल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील के वायर्स भी जो है वो डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मटेरियल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील का जो है वो मटेरियल होता है। और ये जो स्टेनलेस स्टील की वायर होती हैं ये 18 स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती हैं, जिसे ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है, और इसमें कार्बन की कंसनट्रेशन जो है वो 1.15% से जो है वो कम होती है। और इनकी जो स्टिफनेस है यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो हाई होती है। तो हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होने की वजह से ये ज़्यादा फोर्सेस जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इनकी स्प्रिंग बेंग एबिलिटी भी जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि इनकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो हाई होती है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है यील्ड स्ट्रेस पे और दूसरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है तो स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल कम हो जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में ये होता है कि उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है लेकिन उसकी यील्ड स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसकी वजह से इसकी स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल बहुत एक्सीलेंट नहीं कह सकते, लेकिन स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल जो है वो अच्छी होती है। स्टेनलेस स्टील की इतनी एडिक्वेट एबिलिटी होती है कि आप उसे आराम से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, इसे बेंड वगैरह कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील को सोल्डरिंग के प्रोसेस के थ्रू भी और वेल्डिंग दोनों के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया जा सकता है। बस सोल्डरिंग के प्रोसेस में ये मेक श्योर करना होता है कि जब आप सोल्डरिंग के प्रोसेस में जब स्टेनलेस स्टील के वायर को ज्वाइन कर रहे होते हैं दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो ओवर हीट नहीं करना होता, क्योंकि अगर आपने ओवर हीट कर दिया तो स्टेनलेस स्टील का क्योंकि वायर है, रॉट स्ट्रक्चर है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो रॉड स्ट्रक्चर वो फिब्रस स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, एक्वियस स्ट्रक्चर चला जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर ओवर हीट कर दिया तो जो क्रोमियम प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है और कार्बाइड्स बना देता है, जिसकी वजह से वो जो सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है वहाँ पे वेल डिके हो जाता है। इस प्रोसेस को वेल डिके कहा जाता है। यानी कि जब भी आप ओवर हीट करते हैं तो क्रोमियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे कार्बाइड बना देता है, जिसे वेल डिके कहा जाता है, जिसकी वजह से करोजन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है उसकी स्टेनलेस स्टील वायर की। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिया स्टेनलेस स्टील का कि स्टेनलेस स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। स्प्रिंग बेंग एबिलिटी भी हाई है क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एडिक्वेट डक्टिलिटी है और इसे सोल्डरिंग और वेल्डिंग दोनों के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है। बस सोल्डरिंग के प्रोसेस के दौरान ये मेक श्योर करना होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं कर दे, वरना वेल डिके के चांसेस होते हैं। वेल डिके में क्या होता है, क्रोमियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बाइड्स बना देता है और जिसकी वजह से क्रोजन रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दिया और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर चला गया स्टेनलेस स्टील वायर का टेम्परेचर, तो जो फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो एक्वियस ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली अफेक्ट हो जाती हैं। अब जो दूसरा जो एलॉय जिसे यूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए वो है गोल्ड एलॉयज़। दो तरह के गोल्ड एलॉयज़ यूज़ होते हैं, हाई गोल्ड एलॉयज़ भी यूज़ होते हैं और लो गोल्ड एलॉयज़ भी यूज़ होते हैं। गोल्ड एलॉयज़ की जो स्टिफनेस है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो मीडियम होती है और स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल भी इनका जो है वो एडिक्वेट होता है। मीडियम तो होती है इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन गोल्ड एलॉय की यील्ड स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए इनकी स्प्रिंग बेंग एबिलिटी या स्प्रिंग बेंग पोटेंशियल जो है वो स्प्रिंगीनेस जो है वो एडिक्वेट है। डक्टिलिटी जो है वो गोल्ड एलॉयज़ की जो है वो एडिक्वेट है, डिपेंड कर रहा होता है कि कितना गोल्ड कंटेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है। गोल्ड एलॉयज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इनको ईजिली सोल्डर कर सकते हैं आप गोल्ड सोल्डर्स जो आते हैं उनके थ्रू। और तीसरा जो मटेरियल जो कि यूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए वो है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, जिसे एल्गिलॉय भी कहा जाता है। और इसमें कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, आयरन और मोलिब्डेनम प्रेजेंट होते हैं 40, 20, 15, 16 और 7 के रेशो में। ये रेशो जो है वो मिकेब के बुक में मेंशन है, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ में आया तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी स्टिफनेस यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है
और इनकी जो स्प्रिंग बैक एबिलिटी होती है जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ की, वो ये है कि एडिक्वेट होती है, वो भी हीट ट्रीटमेंट के बाद। यानी कि जब कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को हीट ट्रीटेड किया जाता है तो उसके बाद इनकी स्प्रिंग बैक एबिलिटी जो है वो एडिक्वेट होती है, यानी कि बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट नहीं होती, जस्ट एडिक्वेट होती है। और डक्टिलिटी इनकी अच्छी होती है सॉफ्ट स्टेट में, क्योंकि ये जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय हैं ये सॉफ्ट स्टेट में भी जो है वो अवेलेबल होते हैं और उस सॉफ्ट स्टेट में इनकी जो है वो डक्टिलिटी अच्छी होती है। लेकिन कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को सोल्डर करना या वेल्ड करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसी के बाद आ जाते हैं निकल टाइटेनियम एलॉयज़। निकल टाइटेनियम एलॉयज़ जो होते हैं वो एलॉयज़ होते हैं जिनमें इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होता है निकल और टाइटेनियम का। इन्हें नाइटाई भी कहा जाता है और निटिनॉल भी कहा जाता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं क्योंकि इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम होती है, लेकिन इनकी यील्ड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होने की वजह से और यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से इनकी स्प्रिंग बैंक पोटेंशियल या स्प्रिंग बैंक एबिलिटी या स्प्रिंगीनेस बहुत एक्सीलेंट होती है। जब भी अभी जो हमने एग्जाम्पल की थी डेंटिस्ट्री में कि जिसमें स्प्रिंगीनेस रिक्वायर होती है, उसमें हमने इसी नाइटाई की वायर का जिक्र किया था कि नाइटाई वायर को यूज़ किया जाता है अपनी स्प्रिंग बैंक एबिलिटी या एक्सीलेंट स्प्रिंगीनेस की वजह से। और इनकी जो डक्टिलिटी होती है नाइटाई वायर्स की वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, यानी कि इनको बेंड करना और जो है वो एडजस्ट करना बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो नाइटाई वायर्स होती हैं इन्हें सोल्डर करना और वेल्डिंग करना दोनों जो है वो इनका बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद आ जाती हैं बीटा टाइटेनियम वायर्स। बीटा टाइटेनियम वायर्स की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मीडियम होती है, यानी कि मीडियम स्टिफनेस होती है। स्प्रिंग बैंक एबिलिटी जो है वो इनकी अच्छी होती है। डक्टिलिटी जस्ट एडिक्वेट होती है और इनको सोल्डरिंग के थ्रू नहीं लेकिन सिर्फ वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा रॉटल वाइज का लेक्चर एंड करता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा स्टील, स्टेनलेस स्टील और वायर्स को समझने में।